नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस्मत चुगताई जी की लिखी कहानी बड़ी शर्म की बात है लेकर आई हूँ। इसके पहले कि कहानी की शुरुआत करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में फ्लैट की घंटी जख्मी गुलाब की तरह गुर्रा रही थी। लड़कियां आखिरी सो देखकर कभी भी अपने कमरों में बंद सो रही थीं। आया छुट्टी पर गई हुई थी और घंटी पर किसी की उंगली बेरहमी से जमी हुई थी। मैंने लस्तम पस्तम जाकर दरवाज़ा खोला। ढोंडी छोकरे का हाथ थामे दूसरे हाथ से छोकरी को कलेजे से लगाए, झुकी झुकी घुसी और भागकर नौकरों वाले गुसलखाने में लुप्त हो गई। दूर सड़क पर गोल बयावानी का शोर रोड की तरफ लपका चला आ रहा था। मैंने बालकनी से देखा। औरतें बच्चे नशे में धुत, नौकर बेतहाशा बोलियों में न जाने किसे ललकारते चले आ रहे थे। चौकीदार शायद ऊँघ गया था, तभी ठोंडी उसकी आंखों में धूल झोंककर घुस पड़ी। वो उसके पीछे लपकने के बजाय फाटक में ताले जड़ने दौड़ा, और जब मजमा कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर फांदने लगा तो उसने लपककर लोहे का अंदरूनी दरवाज़ा बंद कर लिया और सलाखों में से हमला आवरों को डंडे से धमकाने लगा। उधर से महफूज पाकर मैंने जल्दी जल्दी बिजलियां जलाई। गुसलखाने से मिला हुआ जो कूड़े कबाड़ का छोटा सा हिस्सा है, उसमें ठोंडी मैले कपड़ों की टोकरी से चिपकी थर थर काँप रही थी। उसकी ठोड़ी लहू लुहान थी और खून गर्दन से बहकर सलूका और धोती को तर कर रहा था। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या मामला है, मगर उसकी आंखें फटी थीं और जोड़ी सवार थी। बच्ची फटी हुई चोली से फ़ायदा उठा रही थी और बड़ी तुंदही से अपनी अंजलि भूख मिटाने में मशगूल थी। छोकरा हस्व आदत नाक सुड़क रहा था और पेशाब से तर टांगे खुजा रहा था। ठोंडी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब उसका पति राव चौथे माले के सेठ की ड्राइवरी करता था। नाम से तो लगता है ठोंडी कोई लहीम सहीम मर्दमार किस्म की घाइन होगी, मगर ठोडी का कद मुश्किल से 4 फुट होगा। जी भर के बदसूरत, चुइयाँ सी आँखें, आगे को खुसका हुआ निचला जबड़ा और धसा हुआ माथा। चंद माह पहले ही एक अदद लौंडिया जनी थी तो राव ने दारू पीकर उसकी हड्डी पसली नरम कर दी थी। 1.5 माह की सूखी मारी बच्ची न जाने रात को कब मर गई और ठोडी ढाणे मार मार कर रोई। बाई लोग का कहना था कि ठोडी ने टोपा दे के बच्ची की छुट्टी कर दी, यानी रात को चुपके से गला दबाया। मगर ऐसी बात होती तो फिर इतना मातम करने की क्या ज़रूरत थी। ठोडी का मर्द एकदम बाली था, बहुत दारू पीता था, मगर ठोडी कहती थी रात की वर्दी करता है। सेठ सारी सारी रात छोकरियों के संग ठड्डा करता है। वो मोटर में बैठे बैठे ऊब जाता है तो पब्बा मार लेता है। बम्बई की शायद ही कोई बिल्डिंग हो जिसके अहाते के किसी कोने में, अंधेरी गैरेज में या नौकरों की कोठरी में, हत्ता कि गंदे संडासों में दारू नहीं कसीद की जाती। और फिर इधर बरली के सुनसान इलाके में डांडा की तरफ जाने वाली सड़क, ये झोपड़पट्टी में तो बाकायदा ठर्रे की बार जमी हुई है। मक्खन में तली हुई क्या फर्स्ट क्लास मछली खाना हो तो डांडा से बेहतर कोई जगह नहीं। वहाँ मुख्तसर तरीन चोली और लंगोटी पहने मछेरनों का अक्खे बम्बई में जवाब नहीं।
उधर जो नए फ्लैट बन रहे हैं उनमें सेठ लोग अपनी रखेल रखते हैं। सेठानियों की जासूसी कार्रवाइयों से महफूज ये सेठ लोग जो फिल्म का धंधा करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच के कंडे, जो फिल्म के अलावा छोकरी से लेकर हिट फिल्मों तक का लेन देन पटाते हैं। सेठ लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो नीचे उतरने का वक्त मुकर्रर नहीं होता। नीचे ड्राइवर जुआ और शराब का दौर चलाते हैं। वहीं से राव को शराब की आदत ने पकड़ लिया। फिर ये आदत इतनी बड़ी कि ठोंडी की सौत बन बैठी। बच्ची के मरने के चंद महीने बाद ठोंडी का पैर फिर से भारी हो गया। अब के राव ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिर छोकरी डाली तो वो उसका पत्ता काट के दूसरी बहू करेगा। लेकिन छोकरी पैदा होने से पहले ही एक दिन राव ने बच्चों को स्कूल से लाते समय गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। बच्चों के चोट तो नहीं लगी, मगर हाय तौबा इतनी मचाई कि सेठ ने उसे खड़े खड़े निकाल दिया। राव और ठोडी को गैरेज खाली करके जाना पड़ा, जिस पर उसी दिन नए ड्राइवर ने कब्जा कर लिया। एक दिन क्या देखती हूँ, ठोडी एक छिपकली की शक्ल की छोकरी छाती से चिपकाए फुटपाथ पर बैठने वाली तरकारी वाली के पास जमी हुई है, उजाड़ सूरत, घुसट्टी हुई। अरे ठोडी, कैसी है रे? मैंने रसमन पूछ लिया। ठीक है भाई। वो उठकर मेरे साथ साथ चलने लगी। राव कैसा है? वो तो गया भी। किधर गया? समंदर पार, दुबई को। तो कमबख्त बच्ची की वजह से तुझे छोड़ गया? नहीं भाई, छोकरी तो बाद में आई, वो तो पैसा कमाने को गया। ओहो, तब तो ठाठ होंगे तेरे, बहुत रुपया भेजता होगा तुझे। नहीं भाई, उसने अपनी आई को भेजता। उसकी माँ यानी तेरी सास को मराठी में आई माँ को कहते हैं। नहीं, वो लुच्ची जो उसे उधर भिजवाया। तो ठोंडी साहिबा तंज फरमा रही थी। उधर डांडा में दोनों का लफड़ा चलता था। जाने से पहले राव ने ब्याह किया उससे, और मगर दूसरी शादी तुझे तलाक दिए बिना कैसे कर सकता है? हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी सुअर को। कौन डालता हथकड़ी भाई? अरे 10-12 साल हुए, कानून पास हुआ कि एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त नहीं, तलाक बगैर दूसरी शादी जुर्म है। काय को अक्खा गुजराती, मराठी, सिंधी और भया लोग कितनी शादी बनाता, सब पर केस चल सकता है। ठोंडी कतई मानने को तैयार न थी और न मेरे पास वक्त न वसीला कि उसे कानून समझाती फिरूं। खुद मेरे जान पहचान के मुअज्जल लोगों के पास एक बीबी के अलावा और कई औरतें हैं। सुना है पंडित से खैरी डलवा लूं, कोई नहीं पकड़ सकता। जी को तसल्ली भी हो जाती है कि मामला हलाल हो गया। भाई, मेरे को कामदेव। ठोंडी पीछे पड़ गई। मेरी पुरानी झाड़ू कुटका करने वाली बाई ठोंडी को मेरे साथ देखते ही दौलतियाँ झाड़ने लगी और दोनों में निहायत फर्राटी की मराठी में जंग शुरू हो गई। मैं इतने साल से बम्बई में रहती हूँ। कोई रसान रसान बोले तो मराठी, गुजराती, सिंधी, बंगाली खासी पल्ले पड़ जाती है, मगर जब उन्हें जवानों में तू मैं शुरू हो जाती है तो मेरे खाक समझ में नहीं आती। इंतहाई रूह फरसा पथरीली चीखों में तो हर लफ्ज गाली बनकर कान के पर्दे फाड़ने लगता है, जैसे बिना टायर की गाड़ी खंजड़े पर दौड़ रही हो। मैंने दोनों को डांटकर अलग किया। बालिस्त भर की ठोंडी छोकरी को सीढ़ी पर टिकाकर लांग कस रही थी और 2.5 मन की धोबन कुसुमाबाई चावलों की बुरी दीवार से टिकाकर खम ठोका चाहती थी। बड़ी मुश्किल से दोनों को ठंडा किया और ठोडी को समझाया कि कुसुमाबाई की शान में कुछ भी कहा तो अच्छा न होगा। वो 3 बरस से मेरे यहाँ लगी है। बरसात शुरू होते ही बम्बई में बाई लोग का भाव गिरने लगता है।
सुहाने जाड़ों और गर्मी में आंख लगाने को बाई नहीं मिलती। तब न बिना लाइसेंस की छावड़ी लगाई जा सकती है, न कीचड़ पानी में लुथड़े हुए बाग बगीचे, सुनसान कोने कथरे, समुंदर के किनारे ऊंची नीचे चट्टान किसी भी सुहावने धंधे के लिए काम नहीं आ सकते। फ्लैटों की अगासाइयों में मुस्तकिल वाले नौकर जमे होते हैं। हाँ, इन दिनों बावर्ची लोग के ऐस होते हैं, और जब मालिक मकान सो जाते हैं तो बावर्ची किचन में राजा इंद्र बने मजे उड़ाते हैं। बचा खुचा खाना बड़ी दरिया दिली से अपनी प्रेमिकाओं को निगला देते हैं। कभी 4-5 लफंगे जमा होकर जुआ शराब से शौक फरमाते हैं, और अगर गर्मी में एयर कंडीशन कमरों में साहब लोग बंद हों तो ड्राइंग रूम में बिस्तर लग जाते हैं, जो सुबह दूध लाने के वक्त खाली करके सफाई हो जाती है। शुक्र है बरसात के बहाव में छिपकली की सूरत की छोकरी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। सड़ी गली डस्टबिन में फेंकी हुई तरकारियों के छिलकों की भाजी खाने वाली माँ का दूध पीकर मोटा ताज़ा बच्चा भी दम तोड़ देता। वो तो फिर भी नाचीज छिपकली थी। बच्चे की मौत ने जैसे ठोडी के दिन फेर दिए कि बाई लोग के मुस्तलिक धंधे जाग उठे और नौकरों का तोड़ा पड़ गया। ठोडी ने बिल्डिंग की 26 फ्लैटों में से 8-10 मार लिए और सुबह से शाम तक कपड़ा बर्तन झाड़ू कुटका करके खूब कमाने लगी। राव ने रुपया भेजकर अपनी महबूबा को परदेश बुला लिया और ठोडी ने लाल हरी धोतियाँ खरीदकर तरकारी वाली बाई के पास बैठना शुरू कर दिया, जहाँ बोझ भुजक्कड़ यानी शंकर की बूढ़ी माँ न तजुर्बाकार बाई लोग को जिंदा रहने के तीर बहदफ नुस्खे बांटती। ठोडी पूरे ध्यान से उसके भाषण सुनती और सर धुनती। काटा कर ये बाई लोग शाम को नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं। नुक्कड़ से पान के बेड़े खरीद कर कल्ला गर्म करती हैं और ताज़ी हवा खाने मैरीन ड्राइव पर समंदर के किनारे मुंडेर पर बैठकर तबादला ख्यालात करती हैं। खुलकर हंसती बोलती हैं, राहगीरों से आंखें भी लड़ाती हैं। वहीं पहली बार 6 फुट ऊंचे रघुनाथ घाटे से ठोडे की आंख में लड़ गई। राव के बाद उसे मर्द की आंख में आंख डालने की मोहलत ही न मिली थी। 3-4 बार रघु उसके सामने से बड़े बांकपन से तिरछी नजर डालता गुजरा। एक बार ठहर कर बीड़ी भी सुलगाता रहा, फिर कुछ दूर मुंडेर पर बैठ गया। 2-4 दिन में दूरी कम होती गई और कुर्बत बढ़ती गई। कभी पकौड़ियाँ सींग चना भी पेश किया। पहले तो ठोडी सर हिलाती रही थी। शंकर की माँ की आंख का इशारा पाकर कांपते हाथों से 2 चने भी उठा लिए, जो उसकी मुट्ठी में पसीजते रहे। मुँह में डालने की हिम्मत न हुई। किस्सा मुख्तसर एक दिन घंटी बजी। खोलने पर 6 फुट ऊंचे रघु के साथ 4 फुट की ठोडी शर्माई लजाई खड़ी थी। बाई, हम शादी बनाया, गंगा बाई को बुलाया, कल से वो काम पे आएगी। उन्होंने कुछ सरपट मराठी में दूल्हा मियाँ को कुछ हिदायतें दी और खुद अंदर आ गई। हमारा हिसाब कर देन बाई। 30 रुपया महीना के हिसाब से 25 दिन के 25 होते थे। मैंने 10 के 3 नोट पकड़ा दिए। ठोडी के मुख से फूल झड़ रहे थे। छोटे तले की लाल लौंग वाली नौगरी धोती और ऊंधी चोली में ठोडी का स्याह रंग फूटा निकल रहा था। बालिश्त भर की महाबसूरत औरत में बला की सेक्स अपील थी। पतली कमर, भारी कूल्हे, पैरों में नए चांदी के तोड़े, माथे पर अठन्नी बराबर सिंदूर का टीका 100 बहारें दिखा रहा था। बार बार मंगलसूत्र को छू रही थी, जैसे इत्मीनान करना चाहती हो कि मामला कतई माकूल है। याद नहीं कई साल गुजरे कि एक दिन चली आ रही थी बीढोडी। 1.25 बरस के छोकरे का हाथ थामे पूरे दिन का पेट संभाले मुँह पर ठेकरे टूट रहे थे।
मंगलसूत्र गायब, पैरों के तोड़े उड़न छू। बाई कोई कामदेव। गंगा माई ने अपने वजूद का ऐलान एक अदद छींक से दिया और चाय की ट्रे मेज पर एक झटके से पटक दी ताकि मैं उनके रिएक्शन को नोट कर लूं। क्या हुआ ठोंडी, रघुनाथ का क्या हाल है? जवाब में उन्होंने सरपट मराठी में जवाब खड़खड़ाया। साउंड इफेक्ट से मैंने फौरन उनका मतलब समझ लिया। मामला गंभीर है। जब ब्याह कर ससुराल पहुंची तो पता चला कि रघु की बीबी मैके पटकवा दी गई थी, क्योंकि उसकी सास ने 1 मिनट नहीं बनती थी, 4 चोट की मार देती थी। अब ठोंडी को भी मारती थी। हलकट। इतने बरस बम्बई में रही और हलकट के महीने में भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। हाँ, इतना पता चला कि हलकट के मौनी बहुत ही खराब, बदमाश, मरखनी, चालबाज औरत। उसने तुझे मारा और पिटली? तू भी मारती बुढ़िया को? काय की बुढ़िया, बस ठोंडी से 1-2 साल छोटी ही होगी। लंबी तंगड़ी, मर्द मार औरत, फूंक मारे तो ठोंडी जैसी चूहिया बो जाए। बुढ़े को रोज नौटक मैताइज, यानी अगर ठर्रे का पौआ ना मिले तो तूफान बर्पा कर देता है। उसकी औरत तो रघु 10-12 साल का था तब ही खल्लास हो गई थी। उसके बाद रघु का बाप इधर उधर मुँह मारता रहा। राज मजदूर का काम करता था। बम्बई में बड़े जोर से बिल्डिंगें खड़ी हो रही थीं। खाक धूल फेफड़ों में जमती गई। सीलन की वजह से गठिया भी हो गई और दमा तो है ही दम के साथ। इस वक्त तक रघु का ब्याह हो चुका था, मगर कोई मुश्किल रोजगार आज तक नहीं जुड़ा। बुढ़ा गांव गया तो किसी बहुत सी छोकरियों के बाप ने एक अदद उसके सर मड़ दी। बुढ़ा तो किसी कर्म का नहीं था। रघु और सौतेली माँ भूरीबाई का टांका जुड़ गया, जिस पर उसकी पत्नी ने बड़े फेल मचाए। रघु ने हलकट की मदद से उसे मार कूट कर मैके पटक दिया, क्योंकि उस चुड़ैल ने भी छोकरी थोप दी थी। बुढ़े को जवान बीवी और बेटे के ताल्लुकात पर कतई कोई एतराज न होता अगर उसकी नोटक पाबंदी से मिलती रहती, मगर इतना ठर्रा खरीदने के लिए जो तीनों को पूरा पड़ जाए, भूरी तो इन दोनों को भी पीछे छोड़ देती और पानी की तरह दारू डकार जाती थी। दारू का तोड़ा पड़ता तो जूतम पैजार शुरू हो जाती। रघु जब भूरी की ठुकाई करता तो बुढ़े के दिल में कलियां चटकने लगती। रकावत का जज्बा तो कभी का मर चुका था कि ये नाजुक एहसास धन की छाँव में ही फलता फूलता है। बूढ़े की रग रग फोड़ा बन चुकी थी। तब ही रकावत की आग भी सड़गल के रिस गई होगी। उसे तो बस लगन थी, और वो दारू की कि सबसे बड़ा मरहम मदहोशी है। पता नहीं बुढ़े के खानदान के फर्द अकलियत की फहरिस्त में आते हैं कि नहीं। आधा बम्बई तो उसी कबीले का नजर आता है, जिनका कोई पुरसान आ हाल नहीं। पिछली दफ़ा बड़ा धुंध मचा था। बुढ़े ने बहू और रघु के साथ जाकर वोट भी डाला था। तमाम दीवारें गाय, बैल और घोड़े की तस्वीरों से भर गई थीं। बड़ी मुश्किल से 2 बरसातों में धुली। उसे कतई पता नहीं था कि वो उनको वोट क्यों दे रहा है। उसे लारी में ले जाया गया और उसे जो बताया गया था उसी तस्वीर पर निशान लगा दिया था, नीली स्याही का निशान। उसने हस्व हिदायत फौरन अंगोछे से रगड़ डाला था। उसे गिनती नहीं आती और ना याददाश्त काम करती है, पर उस दिन उसने कितने ही पर्चे डब्बों में डाले और उस दिन सबको मिलाकर पूरे 48 रुपए हाथ लगे थे। तब की दिन जी भर के ठर्रा और बड़ा गुस्त उड़ाया था। पता नहीं कौन गद्दी पर बैठा, कौन उतरा। पर्चियों पर बनी तस्वीरें खामोश हैं। ना दीवारों पर लगे ऊंट घोड़े की वो जवान जानता है,
जो अपनी मुश्किलात का किसी से हल पूछे। और तब भूरी बाई के दिमाग आसमान पर चढ़ने लगे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए वो झोपड़ी वाली बाई की मदद से धंधा करने लगी थी। वहीं उसकी एक फिल्म वाले से भेंट हो गई और वो उसे भीड़ के सीन में एक्स्ट्रा बना के ले गया। उसी दिन से भूरी बाई अपने को फिल्म स्टार समझने लगी है और धरती पर पैर नहीं टिकते। उधर ठोंडे की कमाई की खैर खबर दूर दूर तक फैल रही थी। 8-10 घरों का काम समेटती है, फी घर से 30-35 मार लेती है, पैर में पाजेब भी छनकती हैं और सूद पर रुपया भी चलाने लगी है। तभी रघु एक जान छोड़ 1000 जान से इस पर आशिक हुआ, मगर ठोड़ी के नसीब ही खोटे हैं। हलकट ने फैल मचाए कि फिल्म वाले ने उसे हीरोइन बनाने का पक्का वादा किया है। रघु की बीवी जो मैके चली गई थी, उसका भाई नहीं भेजता कि वहाँ नई कॉलोनी में बहुत काम है। जो मजदूर दूर दूर के गांव से आकर जुटे हैं, वो घरवाली थोड़े संग लेके आए हैं। उनकी भी तो कोई ज़रूरियात हैं। रघु गया, हाथ पैर जोड़े, मगर भाई टस से मस न हुआ। उसकी छोकरी मर गई। अच्छा हुआ, अब उसकी गोद में 6 महीने का लौंडा है। रघु को ताव आता है और ठंडा हो जाता है। उसका साला बहन की कमाई खा खा कर साण हो रहा है। कंपाउंड में अब भी झगड़ा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ठोंडी पर किसी ने कातिलाना हमला नहीं किया, बल्कि ठोंडी ने अपने पति की नाक चबा डाली। थूकी भी नहीं, शायद निकल गई। पुलिस रघु को ले गई, मगर ठोंडी इर्तिकाब आज जुर्म के बाद सटक गई। रघु बेहोश है, शायद मर रहा है या मर चुका है। इसका मतलब है ठोंडी इसी इमारत की किसी फ्लैट में अंडरग्राउंड हो गई है, मगर चौकीदार अंदर से ताला मारकर बैठ गया है। सुबह से पहले नहीं खोलेगा। मुझे सख्त बेचैनी है। छोकरे चौकीदार पर आवाज़ें कस रहे हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। सुबह जब पुलिस ठोंडी की तलाश में आएगी, तब दरवाज़ा खुलेगा। मुझे ठोंडी से डर लग रहा है। उसने पति की नाक चबा डाली। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी औरत ने गुस्सा या रवाकत में पति की नाक काटी हो। हाँ, मर्दों की नाक तब ज़रूर कट जाती है जब उनकी बहन, बीवी या बेटी किसी के संग भाग निकली या हराम का बच्चा जन बैठे। पर औरत जात पर पति की नाक सचमुच काट डालना बिल्कुल नहीं सचता। मैं बड़ी तरक्की पसंद बनती हूँ, औरत और मर्द की बराबरी की शिद्दत से कायल हूँ, मगर ठोड़ी का नाक चबा डालना बहुत वैसा लग रहा है। शायद इसलिए कि दुनिया की तारीख में मेरे इल्म के हिसाबों में ये पहला हादसा है। अरे साली चबा के घुट गई, थूकी भी नहीं। नीचे मुंडेर पर बैठा कोई तबशरा कर रहा है। हमने बहुत ढूंढी, नहीं मिली। शायद किसी की चप्पल में चिपकी चली गई। और ठोंडी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसका चुप का सन्नाटा मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। उफ, उसकी आंखें कहाँ गुम हो गई हैं? उनमें किस बला का खालीपन है? आखिर सुबह हो गई। फाटक का ताला खुला, मगर पुलिस नहीं आई। लोग बालकनियों पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। फुटपाथ पर भी जमाव जमे हैं। ठोंडी सहमी हुई उतरकर फुटपाथ पर कदम तोल तोल कर चल रही है। बाई लोग आपस में बुदबुद कर रही हैं। उनकी आंखों में इस औरत के लिए सहमी हुई नफरत है, जैसे जहरीली नागिन के किसी मुकद्दस चीज को डस लिया हो। ठोंडी मुजरिम सी बनी सफाई पेश कर रही है। उसने पति देव की नाक नहीं काटी। नशे में धुत जब वो उस पर पिल पड़ा और कपड़े फाड़ने लगा, तो उसने कांटा नोचा तो बहुत, मगर वो पति की नाक हरगिज नहीं काट सकती। हो सकता है वो उसके होंठ चूमने झुका हो और नाक ठोड़ी के दांतों की जद में आ गई हो। हाँ, उस पर रघु का खून तो बरसा,
क्योंकि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं, उसके कपड़ों पर पति के खून के दाग धोकर भी पूरी तरह नहीं छूटे, मगर भाई लोग उससे आंखें चुरा रही हैं। उसने बड़ी बेजा की। पति भगवान समान होता है, खुदाए मजाजी होता है। अक्सर औरतों ने अपने प्रेमियों का गैज और गजब की हालत में खून कर दिया है, इसलिए मैं खंजर उतार दिया है। थोड़ी भी अगर रघुनाथ का नखर्रा चबा डालती, उसकी आंखें फोड़ देती तो भी कुछ न जाता, मगर मर्द की नाक, उफ, वो चाहे चाकू से काटी जाए या दांतों से, बड़ी घिनौनी हरकत है जो हरगिज काबिले मुआफ़ी नहीं। दिन ढला, दोपहर हुई और समंदर पर डूबत हुए सूरज ने आग सी लगा दी। फिजा में नहूसत सी तरी है, ठोंडी दीवार से लगी बैठी है। ना वो गई और ना वो किसी फ्लैट से उसकी पुकार आई। ना जाने कब सब यही चाह रहे थे कि रघु मर जाए और ठोंडी को फांसी हो जाएगी कि किस्सा पाक हो। कोई 5 साढ़े 5 का आलम होगा कि चर्च गेट स्टेशन की ओर से लोगों की भीड़ में घिरा लंबा बांस जैसा रघुनाथ घाटे आता दिखाई दिया। लौंडे उचक उचक कर उसकी नाक देख रहे थे। रघु की नाक पर टांकों तक का निशाना नहीं था। मुआजिजा हो गया। जरूर ढोलकिया ने केस हैंडल किया होगा। भाई कमाल है ना, फाया न पट्टी, यहाँ तक कि खरोंच तक नहीं। लोग गुमसुम उसकी नाक को तक रहे हैं और रघु सबकी ओर मुस्तबा नजरों से देखता लक्का चला रहा है। कौन बोला नाक काटा? रघु बिगड़ खड़ा हुआ। जब जास्ती पीता तो नाक से खून आता। फिर उस हलकट ने हमको टक्कर मारा, तभी हम बेहोश हो गया। एकदम ठुंडी चिघाड़ चिघाड़ कर रोने लगी और सरपट मराठी में ना जाने क्या कह रही थी। बालकनियों से साहब लोग झुक झुक कर ना जाने क्या कह रहे थे। सब एकदम बोल रहे थे और किसी को दूसरे की बात समझने की फुर्सत न थी और कुछ समझने की बात भी न थी। सब ही कुछ बौखलाए हुए थे। रघु जल्दी जल्दी ठोंडे का गोडर समेट रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मजमा कुछ मायूस सा होकर बिखर गया। इतने धांसू ड्रामे का अंजाम इतना फुसफुसा। बिजली के खंभे की रोशनी में रखूं कि नाक और ठोड़ी के मुंह में खून उबलता देखकर किसी मनचले ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद खपा थे कि नक्सीर के केस के लिए उनकी नींद हराम की। पुलिस शर्मिंदा थी कि गुंडों ने जानबूझकर बेवकूफ़ बना दिया। खुद मेरे ऊपर सख्त कहशानपन तरी थी, जिसका इल्ज़ाम मैं किसी न किसी पर थोपने के मंसूबे बना रही थी। मैं जो खुद को निहायत रोशन ख्याल, दुखी तबके का हमदर्द और आम इंसान से बेहद करीब समझती हूँ, उनके बारे में बस इतना जानती हूँ कि नक्सीर को कत्ल की वारदात यकीन कर लेती हूँ। मर्द और औरत के बराबर हुकूक की अलम बरदार मर्द नाक काटता है तो नफ़रत करती हूँ, मगर औरत मर्द की नाक काटे तो दहल जाती हूँ। उफ, कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।